हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के शानदार वीडियो और नोट्स मिलेंगे। जैसा कि आजकल हम यूपी टेट प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 का हम प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, यानी अभ्यास प्रश्न पत्र। तो हमने ऑलरेडी 2 करा दिया है, अब हम तीसरा कराने जा रहे हैं। तो तीसरे की इस सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये हमारी जो सीरीज़ है, ये बेसिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन हमारा स्किनर महोदय ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, परिपक्वता क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। परिपक्वता हमारा विकास से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की निरीक्षण विधि क्या है? इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का सी राइट हो जाएगा। दोनों होगा, अंतर्दर्शन विधि और बाह्य दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का जो 3 मुख्य विधियां हैं वो निरीक्षण विधि है, प्रायोगिक विधि है तथा विवरणात्मक विधि है। ये 3 विधियां हैं, जिसमें निरीक्षण विधि की 2 उप विधियां हैं, एक अंतर्दर्शन विधि और दूसरा बाह्य दर्शन विधि। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, जो शिक्षण मनोविज्ञान है उनकी 3 विधियां हैं। पहली विधि है हमारी निरीक्षण विधि। कौन सी है? निरीक्षण विधि। दूसरी हमारी है प्रयोगात्मक विधि, प्रायोगिक विधि, और तीसरी है हमारी विवरणात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। ठीक है, तो जो हमारी ये निरीक्षण विधि है, वो निरीक्षण विधि हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी होती है अंतर्दर्शन विधि और दूसरी हमारी बाह्य दर्शन विधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या है उसके बारे में जानते हैं। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके बारे में बताना है। तो जैसा आप जानते हैं, इसको रचयिता जॉन लैमार्क है। जॉन लैमार्क ने फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने वातावरण के प्रभाव को जीवों की संरचना परिवर्तन प्रक्रिया में सर्वाधिक माना है या महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान को स्थानांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है, यह किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेम्स ड्राइवर। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो माता पिता से संतान में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक है। ठीक है, जेनेटिक यानी जो माता पिता के गुण है वो बच्चों में आ सकता है। ठीक है, चाहे वो आँख का बनावट हो या आँख की कलर हो या हेयर कलर हो या रंग, जो भी है कुछ ना कुछ अपने माता पिता से उनको मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्न में वंशानुगत रोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट है। दोनों सही, वर्णधरता और रजकहीनता। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंगुलिता और अधिक रक्तस्राव, वर्णधरता और रजकहीनता आदि ये क्या है? वंशानुगत रोग है। ठीक है, कौन कौन है? एक तो बहुअंगुलिता, अधिक रक्तस्राव, वर्णधरता और रजकहीनता। ये हमारे 4 प्रमुख क्या हैं? वंशानुगत के रोग हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है,
व्यक्तित्व भेद मापने के लिए प्रयुक्त प्रविधि है? हमको प्रविधि बताना है, वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व इतिहासविद। ये भी हमारी व्यक्ति भेद है। संचयी अभिलेखा, ये भी हमारे व्यक्तित्व भेद के मापने की एक जो है प्रविधि है। और परीक्षण परिरक्षण, ये सारी जो विधियां होती हैं ये हमारी व्यक्तित्व भेद मापने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो चला इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यक्तित्व भेदों को मापने के लिए उपयुक्त प्रविधियां जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तो हमारा होगा अवलोकन करना, किसी चीज़ को देख के उसको अवलोकन करना, फिर परीक्षण करना, फिर उसके बारे में जानना, फिर व्यक्तित्व इतिहास विधि, थर्ड हमारा व्यक्तित्व इतिहास विधि है, चौथा हमारा संचयी अभिलेखा है, और पांचवा हमारा मापनी है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि व्यक्तित्व भेद मापने के लिए टोटल कितनी विधियां हैं, तो टोटल हमारी 5 विधियां होती हैं। पहली हमारी अवलोकन करना, अवलोकन करना, ठीक है, लिख लीजिए अपने नोट में, अवलोकन करना। सेकंड हमारा है परीक्षण करना, परीक्षण करना। थर्ड हमारा है व्यक्तित्व इतिहास विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, ठीक है, इतिहास विधि। और चौथा हमारा है संचयी अभिलेखा, संचयी अभिलेखा, ठीक है, संचयी अभिलेखा। और पांचवा है हमारा मापनी, ठीक है। ये हमारी 5 प्रमुख विधियां हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्या कहता है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, ब्रून के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है? तो हमको क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा 3। वो 3 कौन कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं। वो 3 हैं, ब्रून के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को निम्नवत 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला तो क्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, पहला हमारा क्रियात्मक अवस्था है, क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। सेकंड हमारा है प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और तीसरा हमारा है सांकेतिक। ये 3 अवस्थाएं जो है ब्रून महोदय ने इसको बांटा है, ठीक है, संकेतात्मक, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं जो ब्रून ने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर हमको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंध है? हमको ये क्वेश्चन आया हमारे भाषा विकास से किससे संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा राइट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, ये चौमस्की महोदय का सिद्धांत है, ठीक है। चलो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भाषा विकास से संबंधित चौमस्की का जो सिद्धांत था वो जो है चौमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत है, जबकि अन्य सिद्धांतों से फ्रायड का सिद्धांत मनोलैंगिक विकास से है, और जबकि पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का है, और एरिक्सन का है जो है मनोसामाजिक विकास। ये प्रमुख संबंध हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारतीय विद्वान द्वारा स्वीकृत संवेग कौन से हैं? हमको इनको संवेग के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राग। भारतीय विद्वानों ने 2 प्रमुख संवेग राग और द्वेष स्वीकार किया है, जबकि अन्य संवेग भय, क्रोध, घृणा आदि मैकडूगल द्वारा बताए गए हैं, जो टोटल 14 संवेग हैं। संवेग में से 3 हैं, ठीक है, ये 3 बताए गए हैं। टोटल हमारे संवेगों की संख्या कितनी है? 14 है, और 3 हमारे बताए गए हैं इसमें। एक पहला हमारा राग हो जाएगा, भय हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जो है भय क्रोध घृणा ये सारे हमारे क्या हैं? संवेग है, 14 संवेगों में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, बंगिम,
ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो बुद्धि किसने, मतलब योग्यता के रूप में बंकिम ने कहा बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12 क्या कहता है, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये कथन किसने कहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है राइट हो जाएगा। किसने कहा है, गिलफोर्ड महोदय ने कहा है व्यक्तित्व गुणों के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है व्यक्तित्व मापन के TAT में कुल कितने सादे कार्ड प्रयुक्त होते हैं, तो हमको वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण TAT में कुल 31 कार्ड रहते हैं। अगर आपसे TAT के बारे में पूछे तो 31 कार्ड रहते हैं। ठीक है, जिसमें 30 कार्ड अस्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट काले सफ़ेद चित्र बने होते हैं, जबकि केवल एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता क्या है, तो हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी जो है राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अधिगम की विशेषता जो होती है वो जो है मनोवैज्ञानिक याक तथा स्पेंसर्स ने अधिगम को निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? एक तो अधिगम का विकास होना चाहिए, ठीक है। अधिगम क्रियाशील होनी चाहिए, ठीक है। अधिगम समायोजन होनी चाहिए, ठीक है। अधिगम वातावरण का परिमाण है। ये 4 विशेषताएं जो है हमारे याक ने बताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है, एक अधिगम वक्र है। वक्र में क्या हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 15 का राइट हो जाएगा सी, एक से अधिक पठार हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कहता है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। अधिगम के सीखने का गौण नियम बताना है। कौन सा गौण नियम है, तो वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदृशता का नियम। ठीक है, इसमें सदृशता के नियम में क्या बताया है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और 3 प्रमुख नियम हैं। जबकि गौण नियमों की में सदृढ़ता का नियम, विविध प्रतिचरों का नियम, मनोवृत्त का नियम व अनुक्रिया का नियम तथा सहचर्यात्मकता रूपांतरण का नियम, ये 5 नियम हमारे क्या हो जाएंगे, गौण नियम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पर ... पर प्रयोग पर आधारित है, हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कुत्ते पर। ठीक है, पाल्वो ने क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। उन्होंने कुत्ते के लाल स्राव का अध्ययन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो सही हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, स्किनर महोदय ने दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है प्रबल सिद्धांत
के प्रतिपादक कौन से? रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही हो जाएगा हल महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। भारत के प्रोफेसर बी के पासी तथा प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक क्लास के एल हेल ने इसके मतलब थ्योरी का प्रतिपादन किया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कहता है? भारत में सृजनशीलता परीक्षण के संबंध में प्रसिद्ध है। तो कौन से हैं प्रसिद्ध हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर बी के पासी। ठीक है, उन्होंने बताया है ये जो है कि सृजनात्मकताशील काफ़ी सफल हो रहे मतलब। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। सामान्यतः बुद्धि लब्धि 80 से 85 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, प्रयोगशाला विधि प्रयुक्त शिक्षण विधि है। तो इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के लिए और गणित दोनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। मॉलस्कों की मांग पदानुक्रमित सिद्धांत के अंतर्गत उच्च स्तरीय आवश्यकता है। तो उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक मांग। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सामाजिक मांग क्या है? सोशल नीड उच्च स्तरीय योग है, जबकि अन्य सभी निम्न स्तरीय मांग है। ठीक है, तो इसमें जो है सामाजिक जो मांग है ये सिर्फ हमारी जो है उच्च स्तरीय है और सारे जो है हमारे निम्न स्तरीय हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखन संबंधित है। लेखन किस विकास से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। लेखन संबंधी विकार है। किससे संबंधित है? लेखन संबंधी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया है, जबकि डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है और डिसकैल्कुलिया गणित कौशल संबंधी विकास है। ठीक है, तीनों ने हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, बाल्यावस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा हमारा 25 का ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट हो जाएगा। 16 से 15 वर्ष होती है। बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था 16 से 12 वर्ष तक चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो पियाजे के अनुसार तो ऑप्शन नंबर हमको बताना है। तो 26 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी राइट हो जाएगा। और सी है पियाजे ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। पियाजे ने अपने अवलोकनों के आधार पर बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली उन्होंने बताया संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो हमारा जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरी हमारी कौन सी अवस्था है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। थर्ड हमारी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 7 से 10 वर्ष तक होती है। और लास्ट हमारी चौथी औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो 10 से 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, भावात्मक क्षेत्र का स्तर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। तो ठीक है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, 27 क्वेश्चन नंबर हमारा नहीं 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, समाजीकरण।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का, कथवाल और उनके सहयोगी ब्लूम ने भावनात्मक क्षेत्र को 5 स्तरों में विभाजित किया था। एक आग्रहण, प्रतिक्रिया, उन्मूलन, संगठन एवं स्वाभिकरण। ये 5 अवस्था किसने बताया था? भावनात्मक क्षेत्र का ब्लूम महोदय ने बताया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, हर्बर्ट स्मृति प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन एफ हर्बर्ट। जर्मन शिक्षा शास्त्री व दार्शनिक जॉन फ्राइडरिक हर्बर्ट ने शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हर्बर्ट स्मृति प्रणाली या हर्बर्ट पंचपद प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, दी कंडीशंस ऑफ लालिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट गैनन। ठीक है। गैनन के द्वारा प्रतिपादित अधिगम श्रृंखला सिद्धांत में सबसे मूलभूत सिद्धांत सीखना या सांकेतिक सीखना, जबकि उच्चतम स्तर का सीखना समस्या समाधान सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा गैनन क्वेश्चन नंबर 30 है, गैनन की अधिगम श्रृंखला सिद्धांत का सबसे मूलभूत अवस्था कौन सी है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट गैनन। और क्वेश्चन नंबर 30 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांकेतिक सीखना है। ठीक है, सांकेतिक सीखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।